हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एयर एक्टिव स्टडी। मैं हर्ष मित्तल। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे 5.2 व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, मतलब सेल कैसे बनता है, और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सो अबव दैट द सेल्स हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स। हम जानते हैं सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। हाउ इज सेल ऑर्गेनाइज्ड। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है। If we study a cell under a microscope, we would come across 3 features in almost every cell. अगर हम सेल को किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें सेल के अंदर, अधिकतर सभी सेल के अंदर 3 तरह की फीचर्स दिखाई देते हैं। 3 तरह के फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस, थर्ड साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सेल के अंदर। देखो जैसे सेल है, सेल के बीचों बीच आपको मिलेगा न्यूक्लियस, सेल के यहाँ पे होगा लिक्विड सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, और सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, मतलब देखो ये वाली चीज़, ठीक है, बाहर की जो चीज़ है, इसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद द एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। इन तीनों फीचर्स की वजह से सेल अपने बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है। लेट अस सी हाउ। अब देखते हैं किस तरीके से। 5.2.1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे पढ़ते हैं डीपली। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है सेल की, जो सेल का बाहर का होता है ना, ये वाली चीज़, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें हेल्प करती है एक्सटर्नल, बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cells. It also prevent movement of some other material. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अलाउ करती है या फिर परमिट करती है किसी चीज़ को अंदर आने के लिए, सेल के अंदर आने के लिए, या फिर किसी चीज़ को बाहर जाने के लिए। देखो जैसे आपका सेल है, अब सेल के अंदर यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, तो इस वाले कॉम्पोनेंट को बाहर जाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे अलाउ करेगी कि ये बाहर जा सकती है ना। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में काम करती है। It also prevent movement of some other material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को selectively permeable membrane भी कह सकते हैं। selectively मतलब कुछ सेलेक्टिव सामान को ही, कुछ सामान को ही, permeable मतलब परमिट करना, है ना। तो इस तरीके से हम इसे selectively permeable membrane कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द सेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल की, सेल के अंदर जो मूवमेंट्स है, सेल के अंदर जो कंपोनेंट हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, और हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट, और ये सब्सटेंसेस किस प्रोसेस से सेल के बाहर जा सकते हैं या फिर किस प्रोसेस से सेल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। सम सब्सटेंस, यहाँ से इसका आंसर शुरू हो जाएगा। सब सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखो दो एग्जांपल ले लो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से कोई भी चीज़ सेल के बाहर और अंदर आ सकती है। हमने पिछले चैप्टर में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है। वी सो डैट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन लो। देखो इस तरह का होता है, जैसे कि आपका एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब मान लो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, इससे समझ लो। समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेल के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड की कोई भी जरूरत नहीं होती, पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर होती है। एक्यूमुलेट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, और हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपका सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और बाहर CO2 यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में है। तो क्या होता है, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस में कोई भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है ना। अब ऑक्सीजन ले लो, जो यहाँ पे है ना सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो लो कंसंट्रेशन में होती है, और बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो हाई कंसंट्रेशन में होती है। तो यहाँ से हाई टू लो, बाहर से अंदर आएगी। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में कोई भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आती है, ठीक है। आपको डिफ्यूजन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें CO2 और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दे रखा है, जो मैंने आपको समझाया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, CO2 इज अ सेलुलर वेस्ट। सेलुलर वेस्ट मतलब CO2 की कोई भी जरूरत नहीं होती सेल के अंदर, एक्यूमुलेट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, पर सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है CO2। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले एनवायरनमेंट में CO2 बहुत कम रहता है,
एज सुन एज देयर डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड। तो एक डिफरेंस हो गया है ना भाई, अंदर ज़्यादा हो गया और बाहर कम हो गया, तो एक तरह का डिफरेंस हो गया इनके अंदर। तो CO2 मूव आउट, जो अंदर वाला CO2 है वो बाहर चला जाता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन है वो चला जाता है। ऐसी ऑक्सीजन का है सिमिलरली O2 मतलब ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर और बाहर जाता है ऑक्सीजन भी। व्हेन द लेवल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज, thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell as its external environment। तो डिफ्यूजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल में से गैस, किसी सेल के अंदर की गैस को बाहर जाने में और अंदर आने में उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर देखो, वाटर मतलब H2O भी यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस को ओबे करता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस को करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पर देखो यहाँ पे हमने गैसियस को चेंज किया तो हमने उसे डिफ्यूजन किया, पर अगर हम यहाँ पे हमने उसे डिफ्यूजन कहा, पर अगर हम यहाँ पे वाटर को करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को करेंगे तो हम उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। देखो जैसे कि आपका यहाँ पे सेल है, अब सेल के अंदर मान लो जो वाटर है वो यहाँ पे कम है और वाटर जो यहाँ पे है बाहर वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से, इसके अंदर भी डिफ्यूजन टाइप ही प्रोसेस होता है, पर हम इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। जब तक दोनों साइड इक्वल नहीं होता, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ऊपर भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी और इंटरनल में भी, अंदर भी और बाहर भी, दोनों ही जगह वाटर बिल्कुल सेम हो जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। ये चीज़ लिख के, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सच डिसॉल्व इन वाटर। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration, ठीक है। हाई से लो में ऑस्मोसिस भी भेजता है। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल, अगर आप किसी एनिमल के या फिर प्लांट के सेल को किसी शुगर या फिर साल्ट वाले सॉल्यूशन में डाल दोगे तो क्या होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे कंटेनर है या बीकर है, बीकर के अंदर वाटर रख लिया आपने 50 ml, उसके अंदर शुगर डाल दी तो है ना, शुगर वाला वो बन गया यहाँ पे सॉल्यूशन। और अगर आप उस वाले शुगर वाले सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल डाल देते हो या फिर एनिमल सेल डाल देते हो तो क्या होगा। अब वही चीज़ देखेंगे, 3 पॉइंट है यहाँ पे। वन ऑफ द फ्लोइंग 3 थिंग्स, 3 चीज़ें होंगी। क्या तो हो सकता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, पहले हम समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा है इसलिए आपको हमें पता होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, और सॉल्यूट होता है जो चीज़ डल रही है। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर शुगर आ रही है तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि वो अपने अंदर कोई चीज़ को आने दे रहा है तो वो हो गया सॉल्वेंट। और जो चीज़ डल रही है उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, मतलब शुगर, शुगर होगी सॉल्यूट। तो ऐसा ही होता है इसके अंदर क्या होता है, बस जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कंटेनर है तो इसके अंदर यहाँ पे जो वाटर का है ना, जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई रहना चाहिए। यहाँ पे मान लो आपने वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर और साल्ट का है ना सॉल्यूशन, तो यहाँ पे वाटर डाल दिया और वाटर के अंदर साल्ट डाल दिया, साल्ट मतलब नमक डाल दिया, पर जो नमक का कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे कम रहना चाहिए और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई। वाटर यहाँ पे ज़्यादा रहना चाहिए और नमक यहाँ पे कम रहना चाहिए। तो एक तरह का यहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन में जो यहाँ पे जो वो होगा ना सेल होंगे, वो सेल ना स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि सेल जो है वो कंटेनर बेकर में है और बेकर के अंदर वाटर ज़्यादा है तो वाटर जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, बाहर कम आएगा अंदर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा, वो यहाँ पे फूल जाएगा, है ना। इस तरह के सॉल्यूशन हम कहते हैं हाइपोटोनिक। अब समझते हैं आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल रहता है, ठीक है। देखो जैसे कि आपका यहाँ पे है ना, ये कंटेनर के अंदर आपने डाला वाटर है यहाँ पे और एक यहाँ पे साल्ट है, ठीक है। अब साल्ट में आपने वाटर और साल्ट के सॉल्यूशन में यहाँ पे सेल डाल दिया, तो इसके अंदर क्या होता है, सेल तो ना ही अपने अंदर वाटर को आने देता है और ना ही सेल वाटर अपने आप में से बाहर निकालता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नो ओवर मूवमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा, तो सेल अपनी शेप में रहता है, वो अपना साइज को बड़ा नहीं करता, क्योंकि ना ही तो वो अपने अंदर वाटर आने दे रहा है, ना ही वो अपने अंदर जा रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो मान लो यहाँ पे मान लो थोड़ा सा वाटर बाहर भेज रहा है, तो जितना वाटर बाहर भेज रहा है उतना ही वाटर अपने अंदर ले रहा है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का साइज नहीं बढ़ता। अब आता है यहाँ पे हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट ज़्यादा रहता है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज़्यादा था, मतलब वाटर ज़्यादा था
और नमक कम था। इसके अंदर नमक ज़्यादा रहता है और यहाँ पे वाटर कम रहता है। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सेल है वो स्वेलअप कर श्रिंक हो जाएगा, मतलब वो अपना पानी छोड़ देगा। भाई उसके अंदर जब नमक ज़्यादा होगा और सेल के अंदर पानी जाएगा ही नहीं, बस सेल अपने अंदर से पानी निकालता रहेगा, तो सेल बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। Thus, osmosis is a specific case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. Activity करते हैं हम activity 5.3 and activity 5.4. एक्टिविटी 5.4 में आपको एक एग लेना है ऑस्मोसिस में, है ना, मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज करेंगे हम एग में। एग का जो शेल होती है उसे रिमूव कर दो बाय डिसॉल्विंग डाइल्यूट हाइपोटेनिक एसिड। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। जो एग का शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अ थिन आउट स्किन हाउ एनक्लोज द एग। पुट द एग इन प्योर वाटर, और एग को प्योर वाटर में रख दो 5 मिनट के लिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो एग है वो स्वेल हो जाएगा। द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासिस इनटू बाय ऑस्मोसिस। वाटर वहाँ पे क्यों फूल जाएगा, क्योंकि वाटर के जो एग है, एग के अंदर वाटर जाना शुरू हो जाएगा, तो एग क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, 5 मिनट के लिए साल्ट वाले सॉल्यूशन, वहाँ तो आपने प्योर वाटर में रखा था और यहाँ पे किस में रखो, साल्ट वाले सॉल्यूशन में रखो। तो साल्ट वाले सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर passes आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द साल्ट सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सनट्रेटेड, है ना। अगर आप यहाँ पे कंटेनर लोगे या बीकर लोगे, बीकर के अंदर वाटर रखोगे और साल्ट बहुत सारा डाल दोगे, साल्ट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर जो है वो पास हो जाएगा एग के सॉल्यूशन में से उसके साल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। इसलिए साल्ट जो है, जो साल्ट का सॉल्यूशन है वो वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड रहा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्टिविटी 5.4 है, बस इसके अंदर क्या है, यहाँ पे किशमिश करनी है। यहाँ पे एग का रखा था, यहाँ पे किशमिश रख लेना, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, इससे आप इसे अच्छे से समझ जाओगे। Unicellular freshwater organism and most plant cell tends to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. वाटर का एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन वाटर, प्लांट रूट्स में से वाटर को एब्जॉर्ब करना भी एक तरह का ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। थस डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस इन एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, और सेल के अंदर वाटर लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. जो सेल है ना, जैसे कि आपका सेल है और ये बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये सब जो है वो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो जो सेल है ये बाहर से न्यूट्रिएंट जरूर लेता है, ठीक है, ये बाहर से न्यूट्रिएंट लेता रहता है, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल बाहर जाते रहते हैं और अंदर जाते रहते हैं, एक ट्रांसपोर्ट है ना, एक ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं रिक्वायरिंग, और उन्हें अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए एक तरीके की एनर्जी चाहिए होती है इन द एटीपी फॉर्म। तो एटीपी की फॉर्म में वो यहाँ पे एनर्जी को लेते हैं बाहर और अंदर जाने के लिए, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ बाय ऑर्गन्स मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और ये किससे बना हुआ होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, है ना, याद रखना लिपिड्स और प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लेक्सिबल है, एंड इज मेड अप ऑफ, और वो कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लिपिड से और प्रोटीन से। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। The flexibility of a cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from external environment. Such processes are known as endocytosis। देखो जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ ऐसे होते हैं सेल जो कि अपनी शेप को बदल सकते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या होता है, जैसे कि मान लो ये अमीबा कुछ इस शेप का है और यहाँ पे फूड है, तो ये अपनी शेप को ना कुछ ऐसा बना लेता है कि फूड इसके अंदर आ जाए, ठीक है, ये अपनी शेप को कुछ ऐसे कर लेगा और वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। कुछ ऐसे सेल जो कि अपने आप को फूड एनग्लव करने के लिए या फिर कुछ अदर मटेरियल्स को एनग्लव करने के लिए अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ जानी सेल के अंदर, जैसे कि सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।